India is not a civilization of one unit. India today is not Hindu India because the stream that came from Western Asia, the stream that came with all its gifts from the Arab world, the great democratic ideals that came in the wake of the Arab traders to India, all those influenced the introspective philosophy and by learning from us taught us great ideals of brotherhood. निज़ाम्स के द्वारा रूल किया जाने वाला हैदराबाद शहर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स से अक्सर घिरा रहता था। इसी हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को निज़ाम्स कॉलेज के प्रिंसिपल अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय और बरद सुंदरी देवी के घर जन्म हुआ एक बच्ची का, जिसका नाम रखा गया सरोजनी, जो 8 बच्चों में सबसे एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी। उनकी माँ बरद सुंदरी देवी एक खूबसूरत कवित्री और गायिका भी थी। वहीं अघोरीनाथ प्रिंसिपल, साइंटिस्ट, स्कॉलर कहे जा सकते हैं। अघोरीनाथ ने अपनी बेटी सरोजनी को बहुत सी चीजों की शिक्षा दी। 1891 में सरोजनी ने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम स्थान के साथ पास की। बहुत छोटी उम्र में ही सरोजनी ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। At the age of 16, she sailed to England to study at King's College London and later at Girton College, Cambridge. उनके प्रोफेसर की भाषा में वह ज्यादातर समय प्रकृति को ऑब्जर्व करने में और उनकी सुंदरता का वर्णन करने में बिताती थी। लंदन में रहते हुए ही उनकी मुलाकात हुई उनके फ्यूचर पब्लिशर और लिटरेरी क्रिटिक एडमंड गोश के साथ। यहीं आर्थर साइमन के साथ भी उनकी मुलाकात होती है, जो कि अक्सर सरोजनी नायडू को चाइल्ड प्रोडिजी कहा करते थे। लंदन में रहते हुए सरोजनी नायडू का एडमंड गोश के घर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच सरोजनी ने एडमंड गोश के सामने अपनी कविताएं भी रखी। इन कविताओं को पढ़कर एडमंड गोश को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे कि सरोजनी भारत के बारे में लिखे, भारत के लोगों के बारे में लिखे। इंग्लैंड में पढ़ते हुए सरोजनी नायडू की मुलाकात हुई मुथियाला गोविंद राजुलू नायडू के साथ, जो साउथ इंडियन थे और नॉन ब्राह्मण भी। वो पेशे से डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। उन्होंने मुथियाला गोविंद राजुलू नायडू के साथ विवाह करने की ठानी। She got engaged at the age of 19. ये विवाह इंटरकास्ट मैरिज थी, जो कि अपने आप में उस समय के लिए काफी बड़ी बात थी। सरोजनी नायडू हमेशा से एक सेक्युलर भारत का सपना देखा करती थी। उनकी कविताओं में हम हर प्रकार के धर्म, फिलॉसफी को प्रेज करते हुए देख सकते हैं। 1905 में उनकी पहली कविताओं का एक कलेक्शन पब्लिश हुआ, जिसे हम द गोल्डन थ्रेशोल्ड कहते हैं। इसे पब्लिश किया था एडमंड गोश ने ही। वहीं 1915 में हम देखते हैं उनकी एक और बेहतरीन वर्क को पब्लिश होते हुए, जिसका नाम था द बर्ड ऑफ टाइम। इसमें जीवन के बारे में अनेकों कविताएं सरोजनी नायडू के द्वारा कंपाइल की गई थी। इसे बहुत ज्यादा प्यार मिला भारत में भी और लंदन में भी। इसी के साथ 1919 में थोड़ा रोमांटिसिज्म की ओर बढ़ते हुए द ब्रोकन विंग्स नाम की किताब जो है, उसका पब्लिकेशन भी हम होता हुआ देखते हैं। सरोजनी नायडू के राइटिंग करियर के बारे में तो हमने बात की, लेकिन उनका पॉलिटिक्स में जो करियर रहा वो भी बेहतरीन रहा। और एक प्रकार से इंडियन पॉलिटिक्स में सरोजनी नायडू को इंट्रोड्यूस कराया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। यानी हम गोपाल कृष्ण गोखले को सरोजनी नायडू के पॉलिटिकल गुरु के रूप में देख सकते हैं। न कि सिर्फ ये जो जर्नी थी ये बंगाल पार्टीशन से शुरू हुई। बंगाल पार्टीशन, जहां पर काफी हद तक ब्रिटिशर्स ने लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की, वही एक इवेंट था जो सरोजनी नायडू को एक तरीके से हिलाकर रख देता है। एंड देन फाइनली शी डिसाइडेड कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे।
क्योंकि हमने उनकी कविताओं में भी देखा है कि कैसे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसको हमेशा फेवर किया करती थी। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को कलकत्ता में 1906 में एड्रेस भी किया। न कि सिर्फ ये, वो यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में भी बहुत एक्टिव रही। उन्होंने फ्लड रिलीफ जैसे प्रोग्राम्स में काम किया, जिसकी वजह से उन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई 1911 में। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब गांधी जी की ही तरह उन्होंने अपने इस केसरी हिंद के मेडल को वापस लौटा दिया था। बात आ रही है गांधी जी की। इस बीच सरोजनी नायडू बहुत हद तक लंदन, साउथ अफ्रीका जैसी जगहों की सफर, जर्नी जो है वो तय करती रही। वहां पर लोगों के बारे में, इंडियंस के बारे में बताती रही, आइडिया स्प्रेड करती रही। और इसी बीच 1914 में उनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से, जो कि काफी हद तक उनके एक साथी बने रहेंगे। हम कह सकते हैं कि आगे की जो भी उनकी पॉलिटिकल जर्नी रही है उसमें गोपाल कृष्ण गोखले की ही तरह गांधी जी भी सरोजनी नायडू को गाइड करते रहेंगे। सरोजनी नायडू पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भारत की आज़ादी के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के सिचुएशन, उनकी कंडीशन के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम कर रही थी। उन्होंने मुथु लक्ष्मी रेड्डी, जो कि अपने आप में एक रिफॉर्मर मानी जाती हैं, एक बेहतरीन डॉक्टर मानी जाती हैं, उनका साथ दिया विमेन इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत करने के लिए 1917 में। यही नहीं, यहाँ पर सरोजनी नायडू जो हैं वो अपनी साथी एनी बेसेंट, हम एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं, होम रूल लीग की लीडर रही हैं वो। इसी के साथ साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मद्रास हेडक्वार्टर था उसकी हेड भी थी वो, और वो विमेन इंडियन एसोसिएशन की भी प्रेसिडेंट थी। उन्हीं एनी बेसेंट के साथ मिलकर सरोजनी नायडू लंदन में जाती हैं, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के सामने यूनिवर्सल सफरेज की मांग रखती हैं, महिलाओं के वोटिंग राइट्स की मांग रखती हैं। हम उनकी कहानियों से, उनकी पोएम से ही ये चीज़ देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया, हमेशा सेक्युलर स्टेट का सपना देखा। तो जब लखनऊ पैक्ट के दौरान, लखनऊ सेशन के दौरान जब कांग्रेस जो स्प्लिट हो गई थी 1907 में, वही कांग्रेस जब रीयूनाइट हो रही थी, उसी दौरान मुस्लिम लीग की तरफ से भी हम यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखते हैं। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तब वो सरोजनी नायडू ही थी जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल बताया था, क्योंकि इस लखनऊ पैक्ट में हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में बैठकर काम करते हुए देख सकते थे। गांधी जी के साथ मिलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के होने के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत हुई, उसमें भी सरोजनी नायडू का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा जा सकता है, जिस बीच वो काफी बार जेल में भी गई। यही नहीं, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ईस्ट अफ्रीकन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में रिप्रेजेंट भी किया 1924 में। 1925 में वो पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, तो फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी सरोजनी नायडू। 1927 में अगेन महिलाओं के लिए जो उनकी कंडीशन है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम हैंड बाय हैंड साथ साथ चल रहा था, तो वो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत करती हैं। इसी बीच वो अमेरिका, साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पे जाकर भारत की जो हालत है, भारत की जो सिचुएशन है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करती हैं, और कैसे नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते को फॉलो करना चाहिए, गांधी जी के जो आइडियाज थे उनको स्प्रेड करने का काम भी सरोजनी नायडू इस दौरान कर रही थी। आती है 1930s के दौर की। 1930 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। शुरू में अगर देखें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है दांडी मार्च से, सॉल्ट सत्याग्रह से। गांधी जी ने स्ट्रिक्टली यहाँ पर कहा था कि महिलाएं इस दांडी मार्च का पार्ट नहीं बनेंगी, क्योंकि हो सकता है कि ब्रिटिशर्स बहुत ब्रूटली इस मार्च को दबाने की कोशिश करें, इसमें लाठीचार्ज जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और महिलाओं को चोट आ सकती है। लेकिन सरोजनी नायडू ही वो थी जिन्होंने यहाँ पर इंसिस्ट किया कि उन्हें भी बाकी महिलाओं के साथ दांडी मार्च का हिस्सा बनने दिया जाए, और ऐसा हुआ भी।
आप सरोजनी नायडू को दूसरी बहुत सी फीमेल एक्टिविस्ट के साथ 1930 में दांडी मार्च में पार्टिसिपेट करते हुए देख सकते हैं। यही नहीं, इस दांडी मार्च का जो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया वो ये था कि अरविंद के द्वारा गांधी जी को यहाँ पर गांधी अरविंद पैक्ट साइन किए जाने पर लंदन बुलाया गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कहानी जो है इसको थोड़ा सा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। असल में साइमन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो काफी हद तक भारत की आज़ादी की बात नहीं कर रही थी और कांग्रेस जो है वो तय कर चुकी थी कि वो अब भारत की आज़ादी की मांग को ही सामने रखेगी। अरविंद, जो कि उस समय के भारत के वाइसरॉय थे, उन्होंने यहाँ पर भारत की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज को लंदन बुलाया ताकि साइमन कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन किया जा सके। लेकिन जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको कांग्रेस के द्वारा एक तरह से बॉयकॉट किया गया था और कांग्रेस के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसी बीच चलाया गया। जब यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हुई देखते हैं और गांधी जी की पॉपुलैरिटी को बढ़ता हुआ देखते हैं, तब यहाँ पर अरविंद की तरफ से एक कॉल लिया गया कि क्यों ना गांधी जी से मुलाकात की जाए और एक पैक्ट साइन किया जाए, जो कि गांधी अरविंद पैक्ट था। इसी पैक्ट के तहत गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया और वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए लंदन पहुंच गए। लेकिन उनके साथ महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत की महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सरोजनी नायडू ने भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। हालांकि इसका कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आ पाया, जिसके वजह से गांधी जी वापस लौटकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बार फिर से शुरू करते हैं, जिसमें अगेन सरोजनी नायडू पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इस बार उन्हें अरेस्ट करके गिरवाड़ा जेल में डाल दिया गया। फिर बात आती है 1930s के आखिरी समय की, 1939 के टाइम की, जब आप वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ते हुए देखते हैं और कैसे भारत के प्रोमिनेंट लीडर्स या पार्टी से बिना पूछे भारत को वर्ल्ड वॉर 2 में घसीटा गया। और उसी के चलते कांग्रेस के लीडर्स ने, मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया और तब 1942 में हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी होता हुआ देखते हैं। इसमें भी सरोजनी नायडू का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, महिलाओं के गुट को वो लीड करती रही। क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के वजह से भी उनको जेल जाना पड़ा। लगभग 21 महीनों तक वो जेल में रही और उसके बाद बीमार होने के कारण उनको जेल से रिहा कर दिया गया। फिर बारी आई 1947 की, जब भारत आजाद हुआ। आजाद भारत में हम सरोजनी नायडू को पहली महिला गवर्नर के रूप में देखते हैं। वो बनी यूपी की यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज उत्तर प्रदेश कहलाता है, उसकी फर्स्ट विमेन गवर्नर।